So good afternoon. So let us start with the first lecture of financial and strategic management. देखिए पहली बार आप आपके लाइफ में एफएम पढ़ने जा रहे हो. सो फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देते हैं और इसके अलावा कुछ बेसिक्स अगर आप परमिट कर देते हो वो भी पढ़ा देंगे. फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मित्रों आपको इंट्रोड्यूस करके इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी चीज की है. रीजन बीइंग ये जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट खास करके इट वाज अ पार्ट ऑफ सीएस प्रोफेशनल सिलेबस. सीएस प्रोफेशनल एंड सीएस फाइनल में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन फाइनल तक बहुत कम बच्चे जाते थे, तो बहुत बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी. तो इंस्टीट्यूट ने दिमाग लगाया, ये सब्जेक्ट फाइनल से उठा दिया और फाइनल से निकाल के कहाँ डाल दिया, एग्जीक्यूटिव में, ताकि सारे बच्चे ये सब्जेक्ट को पढ़ सके. एक ये वजह है. दूसरी वजह फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा है और जनरली अपने कॉमर्स के बच्चों के बीकॉम के सिलेबस का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का पार्ट नहीं बन पाता. ठीक है, एफएम कॉस्टिंग बनता है, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है. जिन यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी बहुत बेसिक है. तो इसके वजह से सीएस के बच्चों को जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान कहीं पे भी प्राप्त नहीं हो पाता. तो अगर इफ इन केस आप सीएस बनने के बाद थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करने के बाद अगर एमबीए करने की डिसाइड करते हो और खास करके एमबीए फाइनेंस अच्छे कॉलेज से करने की डिसाइड करते हो, तो एमबीए फाइनेंस में ठीक है 2-3 सब्जेक्ट मिला के ये एक सब्जेक्ट अपने इंस्टीट्यूट ने बनाया है. ये सब्जेक्ट सीए वालों को के लिए भी है, सीएमए वाले यानी सीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए भी है, सीएस वाले बच्चों को फाइनल में रखा था. बाद में अब इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में क्या किया है, अपने सीएस प्रोफेशनल में से ये सब्जेक्ट हटा के सीएस एग्जीक्यूटिव में इंट्रोड्यूस कर दिया है. अब सब्जेक्ट अच्छा है, बहुत सारी नई चीजें सीखोगे आप, नई कॉन्सेप्ट सीखोगे. ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आपको ट्रेडिंग का ज्ञान भी आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है. तो अब हमारे पास समय है क्योंकि ये सब्जेक्ट एमसीक्यू में कन्वर्ट हुआ है, तो एमसीक्यू में कन्वर्ट होने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है क्योंकि डिटेल सॉल्विंग ज़्यादा करना नहीं होता है. तो अपने मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी थोड़ा सा नहीं बहुत सारा लाइव ट्रेडिंग भी दिखा दूंगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं. तो ये भी हम सीखेंगे. तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना. लेकिन सब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ बताएंगे कि लेक्चर मिस मत करना. कोई भी लेक्चर अगर बीच में मिस करते हो ना तो आगे की लेक्चर की लिंक नहीं लगती. रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ने वाले हो आप. ठीक है, यानी पूरे सब्जेक्ट में यू लर्न समथिंग न्यू. ठीक है, और एक बात कि ये सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट है. क्यों? क्योंकि इसके 2 पार्ट्स है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फॉर 60 मार्क्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज फॉर 40 मार्क्स. ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुछ बच्चों का टू सम एक्सटेंट, ज्यादा नहीं, टू सम एक्सटेंट फाउंडेशन में हुआ है. फाउंडेशन में आपको है ना मैनेजमेंट, ओके, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में है, तो समवट इट इज सिमिलर. ठीक है, पूरा नहीं. अब ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है पूरा थियरी है, 40 मार्क्स, इट इज एंटायरली थियरी बेस्ड. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है. ठीक है, थियरी इसमें 10-15 मार्क्स का, 10 to 20 मार्क्स का एट द हायर एंड, ज्यादा से ज्यादा 20, उसके ऊपर तो नहीं. 10 मार्क्स to 15 मार्क्स का थियरी आएगा और 40 to 50 मार्क्स का इसमें क्या रहेगा, प्रैक्टिकल. तो अगर ब्रेकअप लेना है आपको कि इसमें प्रैक्टिकल कितना है, तो प्रैक्टिकल आप अज्यूम कर सकते हैं 40 to 50 मार्क्स का आता है और थियरी कितने का आता है, 10 to 20 मार्क्स. और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा का पूरा 40 मार्क्स का थियरी है. तो ये 40 मार्क्स का थियरी और ये 10 to 15 मार्क्स का थियरी, यानी 50 मार्क का थियरी और 50 मार्क का प्रैक्टिकल, ऐसे समझ लो. ठीक है, पूरे पेपर में 50 मार्क की थियरी और 50 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा. मित्रों, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं वो भी बता देते हैं. बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिकल प्रिपेयर करके जाते हैं. प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगता है, उतना प्रिपेयर करके जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी. 50 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे, बचे हुए 50 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट नहीं करने को आएंगे अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिकल किया तो. बहुत बच्चे ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगता है, बचपन से फाउंडेशन से लेके अभी तक मैनेजमेंट की और अपने कभी बनी नहीं है, ऐसे सोच के यहाँ पे मैनेजमेंट ऑप्शन में रखते हैं. ऐसे भी मत करना. ठीक है, मैनेजमेंट के क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इसलिए बहुत सिंपल होंगे. तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है अपने को, थियरी भी और प्रैक्टिकल भी. ठीक है, आई होप मार्क्स का वेटेज समझ में आ गया. क्या आप लिखना चाहोगे, इसको लिख दीजिए.
लिख दिया? लिख दिया? चलो अब ये वेटेज एक बार हमें समझ में आ गया। इसके बाद मित्रों लिख रहे हैं अभी भी, लिखो लिखो लिखो। आराम से गिरिए देवी जी। देवी जी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। उनका इरादा शायद था बोतल फेंक के मारने का मुझे। नहीं ऐसे कुछ नहीं ना देवी जी? ओके हैं। तरल रही देवी, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे अब। शुरुआत किससे करनी है देवी जी बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो आपके लिए आ गया, देखो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहला पार्ट है 60 मार्क्स का वेटेज है, इससे करते हैं हम शुरुआत। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हर एक टॉपिक पढ़ने से पहले उसका थियरी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस थियरी ऑफ दैट टॉपिक, क्योंकि थियरी का भी वेटेज है अच्छा खासा। तो थियरी पढ़ेंगे और थियरी के बेसिस पे ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आते हैं। तो बहुत बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। आप भी पढ़ाई करते वक्त, जब भी आप एफएम का पढ़ाई करेंगे, नया सब्जेक्ट है इसके लिए इन डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करेंगे तो एफएम में जो मैंने पहले थियरी पढ़ाई है आपको, हर एक कॉन्सेप्ट की या फॉर्मूला के लॉजिक्स जो पढ़ाया है, लिखवा के भी देंगे, वो पहले पढ़ना। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना, तब तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने वाले नहीं हो। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम इन डिटेल भी सॉल्व करेंगे, एज वेल एज उसके ऊपर एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन डिटेल सॉल्व करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आता है, ठीक है। एमसीक्यू किसी पूरे कॉन्सेप्ट में से किसी एक पार्ट पे एमसीक्यू आता है, लेकिन वो पार्ट समझने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पहले इन डिटेल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे अंडर राइटिंग में, अब इसमें अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, हमने अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले डिटेल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद एमसीक्यूज, ठीक है। दिस इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ स्टडिंग। इफ यू डायरेक्टली जंप ऑन टू एमसीक्यूज, इट विल नॉट हेल्प यू, आप भूल जाओगे, ये आपको बाद में याद नहीं आएगा रिवाइज करते वक्त। तो इसके लिए इन डिटेल सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये सब्जेक्ट लो, एफएम का सब्जेक्ट लो या अकाउंट्स का सब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट जो है वो एमसीक्यू पैटर्न वाले सब्जेक्ट्स है नहीं, ये डिटेल पैटर्न वाले सब्जेक्ट्स है। लेकिन अपने इंस्टीट्यूट ने फॉर द सेक ऑफ, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अ स्टूडेंट्स, दे हैव कन्वर्टेड दिस सब्जेक्ट्स इनटू एमसीक्यू, ठीक है। सो इसके लिए डायरेक्टली वी आर नॉट गोइंग टू जंप ऑन टू एमसीक्यूज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व देम इन डिटेल एंड देन वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देने वाले हैं एमसीक्यू में, उसमें आईसीएसआई का अभी तक एमसीक्यू वाला मॉड्यूल आया नहीं है आपका, लेकिन जो पुराना मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू में कन्वर्ट करके वो भी कवर करेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम भी देंगे। एफएम इसके पहले मैंने जैसे बताया आपको था, लेकिन किसमें था, फाइनल में वो डिटेल सॉल्विंग वाला था, उसमें एमसीक्यूज नहीं थे, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं एमसीक्यू में कन्वर्ट करके आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा के लेंगे आपसे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल क्वेश्चंस जो हमने बनाए हैं वो भी आपको मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव आप आपके स्टडी का सिर्फ और सिर्फ ये मत रखना कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी है। ये सब्जेक्ट इतना प्यारा है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि ये हर एक चीज में आपको काम आएगा। यानी खुद जब जैसे अब कोई भी इंसान सिर्फ इनकम कमाता नहीं, आप लोग सीएस बनोगे तो आप तो इनकम तो कमाने ही वाले हो, लेकिन इनकम कमाने के बाद अच्छा इन्वेस्ट करना भी, अच्छा इन्वेस्टर बनना, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यू नीड टू बी ए गुड इन्वेस्टर, ठीक है। बहुत लोग इनकम कमाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है इतना इनका इनकम है लेकिन इनके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। लाइफ में इन अर्निंग, पहले तो आप अभी आपका एक्सपेंडिचर फेज चल रहा है, एक्सपेंडिचर के बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग के बाद द नेक्स्ट फेज इज सेविंग्स, एंड सेविंग्स के बाद द नेक्स्ट फेज इज इन्वेस्टिंग, विच इज द लास्ट फेज, ठीक है। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर ए गुड अर्नर और नॉट, आप ज्यादा इनकम कमाते हो या नहीं वो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप
वेल्दी बन जाओगे, अमीर बनोगे, रिच बनोगे। रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इनकम कितना कमाते हैं, जरूरी ये है कि आप उसको इन्वेस्ट कैसे करते हो। ठीक है, बहुत लोग बहुत ज्यादा इनकम कमाते हैं लेकिन बहुत गरीब रहते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, सो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम कमाते हैं लेकिन फाइनेंशियली दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये डिफरेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक वर्ड की वजह से होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे आप सिर्फ सब्जेक्ट मत सीखो, यू स्टडी, यू लर्न, यू स्टडी, यू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, सो ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फिनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। अब स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा, वॉल्यूम 1 इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। एसएम का आपको थियरी का मिलेगा, और वॉल्यूम 3 जो फॉर्मूला बुक मिलेगा आपको, यानी एफएम में जितने भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला बुक मिलेगा। और वॉल्यूम 4 आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। ऐसे आपको 4 वॉल्यूम मिलने वाले हैं। वॉल्यूम 1 विच विल कवर प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी, वॉल्यूम 2 एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम 3 फॉर्मूला बुक रहेगा, और वॉल्यूम 4 जो है आपका दैट विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू। क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं सर आपने क्लास में तो एमसीक्यू सॉल्व करवा के लिए, लेकिन हमें घर पे भी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू चाहिए। ठीक है, सो मार्केट में आपको एमसीक्यू की, एफएम के एमसीक्यू की कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम आपको एक सेपरेट बुक एफएम के एमसीक्यू की दे देंगे। ठीक है मित्रों, ये भी समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है लेवरेज। क्या नाम है? लेवरेज। क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? अगर आप परमिट करते हो तो लेट अस बिगिन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेवरेज? देखिए बहुत सारी नई नई टर्म्स आएगी। ठीक है, सो उसमें से पहली टर्म शायद आप पढ़ रहे हो, लेवरेज। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेवरेज? लेवरेज ये वर्ड का कहीं इस्तेमाल किया है आपने? देखिए फाइनेंस छोड़ दो, अकाउंट छोड़ दो, आपने कभी लेवरेज 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 भाई साहब लेवरेज का पढ़ा है कभी कहीं? कोई बता सकता है? ओके okay, leverage is the term which measures the risk between business। ठीक है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम लेवरेज की बात करते हैं तो लेवरेज ये एक रेशो है। अगर एकदम लेमन्स टर्म में बताना है तो पहले लेवरेज ये एक रेशो है। रेशो क्या करता है? दो चीजों के बीच के रिलेशनशिप मेजर करता है। ठीक है, रेशो क्या करता है? दो चीजों के बीच की रिलेशन। चलो आपको समझने के लिए आपकी भाषा में समझा देते हैं मित्रों। बात ऐसे है, बचपन में जीपी रेशो नाम का कोई रेशो पढ़ा है? जीपी रेशो फुल फॉर्म क्या है? जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। Whether this is the formula for GP ratio? चलो, सो समझो मित्रों आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? और आपका सेल्स है 10 लाख, तो आपका जीपी रेशो कितना होगा बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, सेल्स 10 लाख इंटू 100, 20% होगा जीपी रेशो। ओके, सो व्हाट डज दिस रेशो मीन्स? 20% का मतलब क्या है बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अब बैठ जाओ आराम से, बारिश हो रही है, वैसे भी जाके कोई फायदा नहीं है ना। ओके, सो अरे मत लूट लीजिएगा उल्टा, इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। थोड़ा ज्यादा समय बिताओगे आप मेरे साथ। ओके, सो अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। सेल्स कितना है? 10 लाख। 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कितना है आपका जीपी रेशो? 20%। माय क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस 20% इंडिकेट? ये 20% का मतलब क्या है? प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट क्या है? 20% है। किसके 20% है? सेल्स। यानी इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, अगर आप 100 रुपए का सेल करोगे तो उसमें आप 20 रुपया प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप सेल 100 रुपए का करोगे तो उसमें आप प्रॉफिट कितना कमाओगे? 20। यानी क्या हम कह सकते हैं ये जो रेशो है 2 फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप मेजर करता है।
सेल और प्रॉफिट, ये दो चीजों का रिलेशनशिप मेजर करने का काम जीपी रेशो करता है। नॉट ओनली जीपी रेशो, एनी रेशो, कोई भी रेशो हो, रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स। रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स। तो रेशो वो चीज होती है जो रिलेशनशिप मेजर करती है, ठीक है। अब लिवरेज इज नथिंग बट अ रेशो विच मेजर्स द रिलेशनशिप, ठीक है। लिवरेज अगर लेमन्स टर्म में डिफाइन करना है तो लिवरेज जो है वो दो फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप मेजर करने का काम करती है। बस वो रिलेशनशिप यानी रिस्क मेजर करने का काम करती है। क्या मेजर करने का काम करती है? रिस्क। नाउ रिस्क ये वर्ड का मतलब तो आपको पता होगा, ठीक है। अब ऐसे भी समझ लो, लिवरेज यानी रिस्क, लिवरेज यानी रिस्क, ऐसे भी समझ लो आप, ठीक है। सो सर रिस्क किस चीज की? अब मित्रों हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस। तो बिजनेस में कोई रिस्क होती है क्या? होती है। किस चीज की रिस्क होती है? अब ये एकदम जनरल डिस्कशन चल रही है, अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर तो अपन बाद में आएंगे, ठीक है। किस चीज की रिस्क होती है? लॉस होने की। लॉस यानी क्या? लॉस का मतलब क्या है? अब अकाउंट्स वाले हो, आप कॉमर्स वाले हो, लॉस को समझ सकते हो, ठीक है। लॉस कब होता है? जब क्या किससे ज्यादा होता है? एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होता है तो लॉस होता है, सही है, ओके। सीएस कर रहे हो आप लोग? रिस्क है किस चीज की? पास होने की रिस्क है या फेल होने की रिस्क है? देवी जी, फेल होने की रिस्क है ना, ओके। अगर फेल हो जाते तो क्या होंगे? कहीं क्यों नहीं रहेंगे अपन, ठीक है। यानी कोई डिग्री नहीं है ना सीएस, अगर आप एग्जीक्यूटिव या समझो फाउंडेशन पास हो गए, एग्जीक्यूटिव पास हो गए, प्रोफेशनल पास ही नहीं हो पाए। एक बार कोशिश की, दो बार की, तीन बार की, चार बार की, पांच बार की, बाद में छोड़ देंगे आप, ठीक है। अज्यूम करते हैं ऐसे, तो फिर इतना 3 साल बर्बाद हो गया आपका। खर्चा किया था वो तो जाने ही दो, लेकिन समय भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सो इज देयर एन अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी है क्या? कोई अनसर्टन फैक्टर है क्या आपके कोर्स में कोई, या सब कुछ सर्टन है? सर फाउंडेशन पास, उसमें सर्टेनिटी है। एग्जीक्यूटिव पास, उसमें भी सर्टेनिटी है। फाइनल, ठीक है। तीनों में सर्टेनिटी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाता है, जो अभी जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दिया उनके मन में बिल्कुल रहेगा। अभी ये पास हो चुके हैं, इसके लिए ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो अब इनका मजा आप लेना एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने के बाद, तो फिर इनके शक्लें देखने लायक होती है। जैसे एग्जीक्यूटिव का पेपर हो जाता है तो इनको पकड़ लेना है, ऐसे जो चेहरे दिख रहे हैं ना, ठीक है। सो अब मित्रों बात ऐसे बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। भले ही फाउंडेशन का एग्जामिनेशन भले ही इजी क्यों ना हो, लेकिन बच्चे डरते हैं रिजल्ट से। डरते हैं या नहीं? हाँ, अब ऐसे चेहरे, और क्या होगा रिजल्ट के पहले दिन? बाबा मंदिर में जाके आते हैं, माथा टेक के आते हैं, 100-500 रुपया चढ़ा के आते हैं, नींबू शरबत जो भी है देख के आते हैं भगवान आगे। जब इन्हें नींबू कुछ चढ़ा के दे, अपने को पता नहीं है। सो अब मित्रों, हाँ, सो देयर इज ए रिस्क। तो बिजनेस करते वक्त भी देयर इज ए रिस्क। व्हाट इज दैट रिस्क? रिस्क ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी आपने बिजनेस के लिए खर्चा किया वो मिलेगा या नहीं? अगर वापस नहीं आता तो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। तो अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। मित्रों ध्यान देके देखना और समझना, ठीक है। द बेसिक रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेल, मैक्सिमम बिजनेस फेल होने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है। सो लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस फेल हो गया, बहुत सारे आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बता देते हैं। मित्रों बात ऐसे कि हिंदुस्तान में बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं आज के जमाने में। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव स्टार्टेड अर्निंग देयर। सब लोग चाहते हैं बाबा जॉब में कुछ नहीं है, जॉब में कुछ नहीं है तो जॉब नहीं करना है, अपन बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं बिजनेस करने में। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, समझो क्लास की इंडस्ट्री भी अगर हम लेते हैं तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एकदम क्लास वास रेगुलरली अटेंड करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं। और जब वो क्लासेस अटेंड करते रहते हैं तो उनके हाथ में कैलकुलेटर रहता है, क्लास में प्रोफेसर रहता है और सामने बच्चे रहते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और बोलते हैं इतना कमाते हो, पिज्जा पार्टी दो, ठीक है। सो ऐसे नंबर ऑफ ईयर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कब से प्रोफेसर पढ़ा रहा है। ओके चलो, बाद में क्या करते हैं, शुरुआत अपना दिमाग तो तेज रहता है, बच्चों का दिमाग तेज रहता है, तो बोलते कि जैसे ही पास होंगे अपनी दुकान शुरू कर देंगे, है ना। ओके, क्लासेस शुरू कर देंगे, कैलकुलेटर फिर से उठाते इतने बच्चे आएंगे, ऐसे कैलकुलेट। ओके, 1 साल होता है यार, बच्चा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। देवी जी क्लास में बच्चा नहीं आ रहा है,
थोड़ी अच्छी सोच रखो देवी जी। कैसे होगा देवी जी? ऐसे बच्चों को खिड़की से उठा के फेंक देना चाहिए बाहर, है ना? जरूरत है, मुझे तो लग रहा है। ओके, सो अब क्या होता है, पेशेंस खत्म होने लगता है। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, क्लास में स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। ओके, सो अब सुनिए, ध्यान देके सुनना। तो 2 साल के बाद डिसाइड कर लेते हैं, बाबा 5 स्टूडेंट्स आते हैं, 10 स्टूडेंट्स आते हैं, इससे तो खर्चा नहीं निकलता, बाद में बिजनेस बंद कर देते हैं। ये तो क्लास का हो गया। कोई भी, अब चाय का बिजनेस आजकल के जमाने में बहुत फेमस हो गया, जब से अपने मोदी जी बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, तब से चाय का बिजनेस बहुत लोगों ने चाय की दुकानें खोल दी और बहुत लोगों की बंद भी हो गई है। सो ये सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे बिजनेस, स्विगी जानते होंगे सब लोग, स्विगी, ये तो इसके बारे में जानते, बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, क्या प्रॉफिट में है, लॉस में है? इट इज इंक्रिंग ह्यूज लॉसेस है। ठीक है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ठीक है, डिलीवरी का कितना लेते हैं? 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया डिलीवरी का लेते हैं। ठीक है, उसमें उनका पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलता, वो जो डिलीवरी बॉय है उसका सैलरी भी देने नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट तो इतना करते हैं, जब भी कोई क्रिकेट मैच होती है तो उसमें आ जाती है स्विगी की एडवर्टीजमेंट। उनके एडवर्टीजमेंट के लिए इतना खर्चा हो रहा है, उनको प्रॉफिट कहां से होगा? तो ये बिजनेसेस ज्यादा दिन चलते हैं या बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है, बिजनेस फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि बिजनेस में होता है लॉस क्यों होता है? ठीक है, आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज्यादा है, तो यही रिस्क है बिजनेस में। क्या रिस्क है? expenses shall not exceed your income. Once the expense start exceeding your income or your income is not sufficient to cover your expenses, जैसे एक सिंपल सी बात है, आपके जेब में पैसे हैं, अभी पैसे हैं, ओके, मुझे बताओ मत कितने हैं, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन क्या आपके जेब में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप खर्चा करते हो, या यू स्पेंड टू द एक्सटेंट दैट इज अवेलेबल विथ यू? ठीक है, ये जितना कैश अपने जेब में है, ज्यादा से ज्यादा 50-100 रुपये अपन दोस्त से उधार लेके खर्चा कर सकते हैं, उससे ज्यादा 1-2 लाख रुपया उड़ा के आए और दूसरे दिन पापा को बोल दे 2 लाख रुपया उनका देना है, जरा दे दो, पापा आप ही को उठा के उसको दे देंगे, बाबा लेके जाए इसको, जरूरत नहीं है, वैसे भी घर में जगह कम पड़ रही है ना? ओके, सो अब सिंपल सी बात है मित्रों, तो एक्सपेंसेस कभी भी किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? इनकम से ज्यादा नहीं। तो अगर आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है तो आपका बिजनेस क्या हो जाता है मित्रों? फेल हो जाता है। आपका बिजनेस क्या हो जाता है? फेल। तो बिजनेस फेल होने के पीछे एक सिंपल सी वजह है, योर एक्सपेंसेस एक्सीड योर इनकम। सर ये क्यों बता रहे हो, रीजन क्या है? क्योंकि अब ये जो एक्सपेंसेस वाला रिस्क है वही मेजर करने का काम आपका लिवरेज करेगा। तो लिवरेज रिस्क मेजर करता है, लिवरेज आपके बिजनेस का क्या मेजर करता है? रिस्क। तो वो रिस्क मेजर करने के लिए आपको एक्सपेंसेस के बारे में ज्ञान होने चाहिए कि बिजनेस में कितने टाइप के एक्सपेंसेस लगते हैं, बिजनेस में कितने टाइप के एक्सपेंसेस लगते हैं। सो कितने टाइप्स के एक्सपेंसेस लगते हैं बिजनेस में? 2 टाइप के। कौन से 2 टाइप के? एक होता है एक होता है वेरिएबल एक्सपेंस और दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सपेंस। ठीक है, सो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, अभी फिलहाल कुछ मत लिखना। ठीक है, सो 2 प्रकार के एक्सपेंसेस लगते हैं बिजनेस में, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है फिक्स्ड। नाउ व्हाट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस? वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता है, फिक्स का मतलब जो चेंज नहीं होता है। जैसे हम क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमें क्लास चलाने के लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सा आता होगा? चलो फिक्स्ड बताओ, फिक्स्ड इजी होता है। ओके, क्लास फिक्स्ड का मतलब क्या है? जो सेल के साथ चेंज नहीं होता। किसके साथ? सेल कितना भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब क्लासेस में सेल्स मींस रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस फीस, फीस किससे मिलती है हमें? स्टूडेंट से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, इससे क्लासरूम का रेंट चेंज होगा या सेम रहेगा? समझो हमने क्लासरूम किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है, वी आर पेइंग रेंट, समझो XYZ अमाउंट का रेंट पे कर रहे हैं। तो हम अब समझो फॉर एग्जांपल क्लासरूम पूरी पैक है, तो क्या हमारा लैंडलॉर्ड आके बोलेगा कि आपकी रेंट बढ़ गई क्योंकि क्लासरूम फुल है? ठीक है, अब क्लासरूम समझो 50% ही ऑक्यूपाइड है, 50% खाली है, तो रेंट कम हो जाएगा या रेंट विल रिमेन सेम? तो ये खर्चा वेरिएबल है या फिक्स्ड है? तो फिक्स्ड मींस व्हिच इज नॉट गोइंग टू चेंज अलोंग विद सेल्स। तो ऐसे एक्सपेंस को हम कौन सा एक्सपेंस कहते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस यानी क्या? अगर सेल बढ़ा तो वो खर्चा भी बढ़ेगा, सेल कम हो गया तो खर्चा भी कम, ऐसे एक्सपेंस को वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपको नोट्स देंगे तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उतनी ज्यादा नोट्स प्रिंट करनी पड़ेगी, तो नोट्स का खर्चा वेरिएबल है या फिक्स्ड है? वेरिएबल है। ठीक है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? हर एक स्टूडेंट के सिर के ऊपर ट्यूबलाइट है क्या? एक स्टूडेंट आया तो ट्यूबलाइट ऑन, स्टूडेंट गया तो ट्यूबलाइट ऑफ, ऐसे है क्या?
यह ट्यूबलाइट्स ऑन होती है, ठीक है, जितना भी क्लासरूम में जितने भी ट्यूबलाइट्स लगती है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वेरिएबल है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। सही या नहीं? समझो प्रोफेसर को सैलरी दी गई है, समझो तो आपका प्रोफेसर समझो सैलरीड एम्प्लॉई है, तो क्या स्टूडेंट्स बढ़े तो प्रोफेसर का सैलरी बढ़ता है? नहीं, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो सैलरी का खर्चा कौन सा है? फिक्स्ड। तो बिजनेस चलाने के लिए कोई भी बिजनेस लो, चलो चाय वाले का एग्जांपल लेते हैं, चाय वाला, ठीक है, सो चाय वाले की शॉप है, समझो चाय की आपकी शॉप है, तो चाय की शॉप है, तो अब वो शॉप आपने किराए पे ली है और 4 एम्प्लॉइज रखे हैं, तो वो एम्प्लॉइज को जो सैलरी देते हैं वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। जो आपके शॉप का रेंट पे करते हैं वो क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन चाय बनाने के लिए आपको रोज मिल्क परचेस करना पड़ता है, मिल्क का खर्चा वेरिएबल है या फिक्स्ड है? जितने लोग ज्यादा चाय पियेंगे उतने ज्यादा मिल्क खरीदना पड़ेगा। शक्कर, शुगर का खर्चा वेरिएबल है या फिक्स्ड है? वेरिएबल है। ऐसे ही क्या दिन का 1 किलो शक्कर ला के रखेंगे हम, तो ये उसमें जितने भी लोग आए सब लोग चाय पी के जा सकते हैं, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। ओके, देन चाय पत्ती, चाय पाउडर वेरिएबल या फिक्स्ड? अदरक, अदरक का खर्चा वेरिएबल, ठीक है। कोई भी बिजनेस लो, छोटा हो या बड़ा, ठीक है, किसी भी बिजनेस में 2 प्रकार के एक्सपेंस लगते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। तो हाउ विल यू डिफाइन वेरिएबल एक्सपेंसेस व्हिच वैरीज अलोंग विद आउटपुट? आउटपुट मींस सेल्स। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस वैरी होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन सेम, ठीक है, दे रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन आउटपुट। आउटपुट मींस सेल, सेल बढ़े या सेल कम हो जाए ये खर्चा आपका सेम रहेगा। ऐसे एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं मित्रों? फिक्स्ड एक्सपेंस। एग्जांपल दिया है, वेरिएबल एक्सपेंसेस में आता है मटेरियल, वेरिएबल एक्सपेंसेस में आता है लेबर। मटेरियल जो लगता है, ठीक है, या लेबर जो लगता है, हाँ, बहुत लोगों को पर यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे जितने यूनिट बनाओगे, जैसे पापड़ बनाने वाली कंपनी पता है, पापड़, लिज्जत पापड़, तो वो क्या करते हैं अपने एम्प्लॉइज को हर एक पापड़ के पीछे 5 पैसा 10 पैसा इतना वेजेस देते हैं। तो अब जितना ज्यादा पापड़ बनाएंगे उतना ज्यादा वेजेस मिले। तो यहाँ पे वेजेस का कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। लेकिन वही आप कितने भी पापड़ बनाओ आपको महीने के 10,000 मिलेंगे तो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आपका डिप्रिसिएशन आता है, डिप्रिसिएशन फिक्स्ड रहता है, रेंट फिक्स्ड रहता है, इंटरेस्ट फिक्स। अब कितने भी गुड्स बनाओ, ठीक है, आपने जितने का लोन लिया उसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट से आपको इंटरेस्ट लगते रहेगा, तो इंटरेस्ट आपके सेल के साथ चेंज होता नहीं है, समझा? ओके, ऐसे 2 टाइप के एक्सपेंसेस है। अब इन एक्सपेंसेस की वजह से बिजनेस में रिस्क अराइज होती है। वो कैसे? वो आगे बताने से पहले इतना छाप दो। हेडिंग दिया, टॉपिक का नाम है लेवरेज, LEVERAGE। हो गया? चलो, सो अब मित्रों एक्सपेंसेस के तो हमने दोनों टाइप्स डिस्कस कर लिए। अब बात ऐसे है
ओके, लिख रहे हो आप? अभी भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं शायद, कंप्लीट कर लीजिए। लिख दिया सबने? चलो चलो, लेट अस डिस्कस ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनना है तो ये लीवरेज का टॉपिक आप ठीक से पढ़ना, ठीक है? यानी सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, बल्कि एक सक्सेसफुल, यानी जनरली बिजनेसमैन में छोड़ दो क्यों बिजनेसेस फेल होते हैं और क्यों कुछ बिजनेसेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये टॉपिक से आपको जरूर पता चलेगी। अब जैसे ये जनाब है, एक दुखी है और एक बहुत ज्यादा खुश है। ओके, सो जो दुखी जनाब है वो उन लोगों में से 90% लोगों में से है जो ये नहीं जानते कि बिजनेस में सक्सीड यानी सक्सेस कैसे अटेन करना है, और ये वो जनाब है कि जो अपने बिजनेस में बहुत सक्सेस अटेन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, किसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये वो जान चुके हैं। ठीक है, अब मित्रों अभी तक हमने दो टाइप के एक्सपेंसेस पढ़े, कौन से? वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, उसमें से सबसे खतरनाक खर्चा कौन सा होता है? फिक्स्ड, वेरिएबल नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल वही चाय वाले का लिया था, समझो। अब चाय के बिजनेस के बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं तो चाय के बिजनेस चलाने के लिए दो टाइप के खर्चे लगेंगे, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। आप ही ने मुझे बताया कि सर वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या लगेगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमें मिल्क लगेगा, चलो मिल्क लगेगा, उसके अलावा क्या लगेगा? ये टी पाउडर लगेगी, उसके अलावा क्या लगेगा? शक्कर लगेगी, और क्या लगेगा? और क्या? जिंजर। ओके फाइन, तो उसको मसालाज में लेते हैं, ठीक है? जिंजर या बाकी मसाले आप ऐड करते हो, ठीक है? सो चाय मसाला, ओके, टी मसाला, ओके। सो एक कप चाय बनाने के लिए आपको ये सब कितने रुपए का लगेगा बता सकते हो? एक कप चाय बनाने के लिए, सिर्फ एक कप, केवल एक कप। एक कप चाय बनाने के लिए मिल्क 2 रुपए का, ठीक है? रुपीज में क्वांटिफाई करते हैं। चाय, टी पाउडर, टी पाउडर कितने की लगेगी? एक कप चाय के लिए आप कितना चाय पत्ती डालते हो? 1 चम्मच, आधा चम्मच या 1 चम्मच, ठीक है? 1 चम्मच पाउडर की कीमत आप जानते हो? ओके, क्या कीमत होती है एक कप? ज्यादा 1 रुपया। शक्कर 50 पैसे की, ओके, और मसाला 50 पैसे का। कितना खर्चा आएगा एक कप चाय बनाने के लिए? 4 रुपया खर्चा आएगा। बेचेंगे कितने में हम? 10 में, तो फायदा कितना होगा? 6, ठीक है? नहीं, ये कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ कर देता है। क्यों? प्रॉफिट हम अज्यूम करते हैं कि 6 रुपया लगेगा, लेकिन हमने सिर्फ इसमें सिर्फ कौन सा खर्चा कंसिडर किया है? वेरिएबल। इसके अलावा फिक्स खर्चा भी होता है क्या? व्हाट आर द फिक्स एक्सपेंसेस दैट यू आर रिक्वायर्ड टू इनकर? तो सबसे पहले रेंट लगेगा। रेंट कितना? से फॉर एग्जांपल आपकी दुकान का रेंट है 10,000 रुपया पर मंथ, 10,000 पर मंथ है, ठीक है? 10 के रेंट के अलावा स्टाफ का सैलरी है 20,000 पर मंथ। स्टाफ के सैलरी के अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है आपके 10,000। तो आपका फिक्स खर्चा कितना जा रहा है? 40,000 रुपया आपका फिक्स खर्चा है। भले ही आप चाय बेचो, पर मंथ है, भले ही आप चाय बेचो नहीं तो नहीं बेचो, आपको कितना खर्चा आएगा? 40,000। सही है मित्रों? अब मित्रों समझो, आपने एक जजमेंट लिया है कि महीने की, एक मंथ में यू कैन सेल 5,000 कप ऑफ टी। कितना चाय बेचोगे? 5,000 कप एक महीने में बेचेंगे चाय के। तो 5,000 एक कप चाय बेच के आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 रुपीज। 5,000 कप चाय बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 इंटू 6 कितना आ रहा है? 30,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या ये 30,000 रुपए का प्रॉफिट से आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है क्या? ठीक है, आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त चाय की सेलिंग प्राइस में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस की। सिर्फ कौन सी कॉस्ट माइनस की? वेरिएबल कॉस्ट, है ना? आपने क्या किया? एक कप चाय बेचेंगे 10 रुपए में, एक कप चाय बनाने के लिए खर्चा आता है 4 रुपया, तो आपको प्रॉफिट होगा, आपने बोला 6 रुपया। तो 5,000 कप चाय बेचेंगे महीने की, तो 5,000 इंटू 6 रुपया, आपको कितना प्रॉफिट होगा? 30,000। लेकिन ये प्रॉफिट में से सबसे पहले फिक्स कॉस्ट पे करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट कितना पे कर रहे हो? 10,000। तो ये 40,000 की फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हो। कितना? 40,000। अब बताइए 30,000 की प्रॉफिट में से 40,000 का फिक्स कॉस्ट पे होगा क्या? प्रॉफिट 30,000, फिक्स कॉस्ट 40,000, उल्टा 10,000 रुपये अपने जेब से जाएगा। तो ये बिजनेसमैन है वो जिसने फिक्स कॉस्ट के बारे में सोचा ही नहीं।
तो बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं 1 साल तक 2 साल तक, उनको लगता है प्रॉफिट कमा रहे, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते हैं, वो अपने जेब से पैसा डाल रहे होते हैं। तो एक लिमिट आता है जहां पे आपके जेब का पैसा खत्म होता है, तब जाके आपको पता चलता है अरे ये बिजनेस में तो मुझे लॉस हुआ। सब बीज बाजते हैं, कुछ नहीं रहता उनके पास, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन फॉर फेल्योर। ठीक है, सो किस चीज को कंट्रोल में रखना चाहिए? तो हमेशा बिजनेस जब शुरू करेंगे तो ये चीज याद रखना कि क्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है उसको ज्यादा गुड सेल करने पड़ेंगे फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए, और अगर आपका सेल ज्यादा नहीं होता तो आपकी फिक्स कॉस्ट कभी भी रिकवर नहीं होगी, आप लॉस में चले जाओगे। ठीक है, ओके, इसके आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।